हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं और आयुर्वेद इसको 2 भागों में बांट देता है, यानी कि 3-3 के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक को कहता है आदान काल और एक को कहता है विसर्ग काल। आदान काल के अंदर बेसिकली शिशिर से प्रारंभ होता है, यानी कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म आती हैं, और वहीं विसर्ग काल के अंदर वर्षा से प्रारंभ होकर वर्षा, शरद और हेमंत आती है। विसर्ग काल का ऐसा कहना है कि ये थोड़ा बलवान काल होता है, और जो आदान काल होता है थोड़ा कमजोर काल होता है, यानी कि मनुष्य का शरीर इसमें थोड़ा कमजोर होता है आदान में, और विसर्ग के अंदर थोड़ा बलवान होता है। और जो अब ऋतु प्रारंभ हो रही है वह शिशिर ऋतु है, और आदान काल यहाँ से शुरू हो रहा है। हेमंत के बाद आने वाली यह ऋतु किस प्रकार के हमें रोग देती है, या कहें कि इसके अंदर क्या विशेषता होती है, कौन कौन से रोगों की होने की संभावनाएं रहती हैं, या क्या हमारी दिनचर्या हो, आयुर्वेद किस प्रकार से हमें जीने को कहता है, क्या क्या खान पान, क्या क्या आहार विहार कहता है, ताकि हम इस ऋतु में स्वस्थ रहें और हमें कोई रोग ना हो, या कहें कि बीमारियों से बचे रहें। इन सभी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो आदान काल प्रारंभ होगा उसके अंदर पहली ऋतु जो आएगी वह शिशिर ऋतु होगी। शिशिर हेमंत के बाद आने वाली ऋतु होती है, और महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि यह शुष्क काल प्रारंभ हो रहा है, यानी कि ड्राइनेस अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। और इसमें सूर्य और वायु की प्रबलता रहती है, जो कि धरती से जो नमी को है उसको सोखने का काम करते हैं, और यहाँ पर ड्राइनेस बढ़ाने का, या कहीं कि नेचर में ड्राइनेस बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसे अग्नेय काल भी कहा जाता है। बेसिकली शिशिर ऋतु के अंदर 2 हिंदी के मास यानी कि हिंदी के महीने आते हैं, माघ और फागुन। उसके बाद फिर वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि ऐसे क्या हमारे आहार विहार होने चाहिए जो कि हमें इस ऋतु में स्वस्थ रखने का काम करते हैं। बेसिकली यह हेमंत के ही समान होती है, इसके अंदर वैसा ही खान पान होता है, परंतु इसकी कुछ यह विशेषता होती है कि यह ड्राई बहुत ज़्यादा होती है। हेमंत स्निग्ध होती है, यानी कि उसके अंदर स्निग्ध गुण रहता है प्रकृति में, और नेचर में तो हमारे अंदर भी स्निग्धता रहती है, लेकिन यहाँ पर फिर शुष्कता शुरू हो जाती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है। तो ड्राइनेस और दूसरी बादलवाही होती है, बारिश पड़ती है और हवा बहुत तेज चलती है, जिसके कारण पाला या कहीं की शीत बहुत ज़्यादा, ठंडी बहुत ज़्यादा गिरती है। तो 2 चीज़ें आप देखते होंगे यहाँ पर, ठंडी और शुष्कता यानी कि ड्राइनेस, दोनों होने के कारण यह दोनों ही वायु को बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि ठंडी और स्निग्धता बढ़ेगी तो कफ बढ़ेगा, और ठंडी और रुक्षता बढ़ेगी यानी कि ड्राइनेस बढ़ेगी तो यहाँ वायु को बढ़ाने का काम होगा, क्योंकि कफ स्निग्ध है और वायु रुक्ष है। तो इस तरह से यहाँ पर वायु की वृद्धि होती है, और हमें वायु बीमार करने वाली होती है, या कहें कि वायु की वृद्धि होने से हमें वायु वाले रोग होते हैं। तो इसके अंदर खान पान की बात करें तो विशेषकर वात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो वात जब शुष्क है तो उसके लिए स्निग्ध, और ठंडा है तो गर्म, यानी कि चिकना और गर्म ऐसा खान पान हमें लेना चाहिए, या कहें कि जैसे तिल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, गुड़ इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इसमें दही और दूध के प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि वात का नाश करने वाले हैं। दूध बेसिकली शीतल होता है, तो दूध के अंदर हल्दी वगैरह मिलाकर हम इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि इसकी शीतलता को कंट्रोल करने वाला है, और स्निग्ध होने से यह वायु का नाश करने वाला है। तो इस प्रकार से हम दूध, दही इत्यादि, गन्ना और उसके प्रोडक्ट जो होते हैं, गन्ने के रस का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, और तिल इत्यादि का विशेषकर इसमें सेवन करना चाहिए। नए चावल इत्यादि का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि प्रबल होती है और गुरु आहार को पचाने वाली होती है। फिर इसके अंदर चिकनाई का भी सेवन करना चाहिए, जैसे तेल, घी इत्यादि का विशेषकर हमें सेवन करना चाहिए। तिल का तेल भी सेवन कर सकते हैं, या कहें कि घी वगैरह का इसके अंदर सेवन करें, क्योंकि अग्नि बहुत ही प्रबल होती है, गुरु आहार को पचाती है। तो मीठा, खट्टा और नमक, विशेषकर ये 3 स्वाद इसके अंदर प्रयोग करने चाहिए हमें, जो कि मीठी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें और नमकीन चीज़ें, इनका विशेष सेवन। और रुक्ष नेचर को बढ़ाने वाले, कहेंगे ड्राइनेस को बढ़ाने वाले 3 स्वाद जो हैं उनका परहेज करना चाहिए, यानी कि तीखा, कड़वा और कसैला, इनको विशेषकर हमें सेवन नहीं करना चाहिए, या कहें कि बहुत ज़्यादा इनसे बच के रहना चाहिए। मजबूरी हो तो कभी कभार इनका सेवन किया जा सकता है। तो मधुर चीज़ें जो होती हैं, और खट्टी और नमकीन, ये तीनों ही चीज़ें वात का नाश करने वाली होती हैं। या मधुर हमारी अग्नि को भी काबू करने वाली, क्योंकि हमारी अग्नि बहुत तेज होती है इसके अंदर, तो मधुर चीज़ें उसे ज़्यादा देर तक शांत रख पाती हैं। और फिर जो खट्टी चीज़ें होती हैं वह वात का नाश करने वाली होती हैं, और लवण अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, या कहें कि शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाली होती है, जिसके कारण हम ठंडी से बचे रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों स्वाद वात का नाश करने वाले, और हमें ठंडी से बचाने वाले, और हमारी भूख को कंट्रोल करने वाले होते हैं। गुरु आहार के अंदर जो भी नई चीज़ें होती हैं, कि नए अन्न होते हैं जो अभी फसल कट के आई है, उनका विधान बताया गया है। जैसे चावल इत्यादि का इसमें सेवन करना चाहिए, जो नए चावल होते हैं। बेसिकली गेहूँ वगैरह तो अभी कटे नहीं होते हैं, तो उसमें पुराने वाले ही चल जाते हैं, और गुड़ वगैरह जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं गन्ने के, वो सब नए ही प्रयोग करने चाहिए। बेसिकली ये नया उनके लिए होता है जो कि अग्नि बहुत ज़्यादा अच्छी है, पाचन बहुत अच्छा है। कई बार ऋतु के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बूढ़े लोगों की, या कहीं कि बहुत कमज़ोर लोगों का पाचन अच्छा नहीं होता। ऋतु के अंदर और अच्छा हो जाता है बाकी ऋतुओं के मुकाबले, परंतु
बेसिकली इतना गुरु भी खाने लायक नहीं होता है कि जो बहुत ज़्यादा भारी आहार को पचा सके, तो उनको ध्यान से इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यह एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया विधान है दिनचर्या के अंदर कि उन्हें गुरु चीज़ों का या कहीं की नई चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो इसके अंदर उड़द वगैरह भी उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि गुरु है और उष्ण है, सर्दी से बचाने वाला है और आपके पाचन को कंट्रोल करने वाला है। इस सीजन के अंदर जो जल है वो हमें उष्ण करके सेवन करना चाहिए, यानी गर्म जल का, हल्के गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह ठंडा होने से हमारे शरीर में वायु की वृद्धि कर सकता है या कहें कि हमारे पाचन पर इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए उष्ण जल पाचन में अच्छा रहता है, भोजन को अच्छे से पचाता है। उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। उसके बाद कुछ विहार की बात करें, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ की बात करें, तो उसके अंदर महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि रुक्षता को दूर करने के लिए या वायु को दूर करने के लिए सीजन में अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग यानी कि मसाज, विशेषकर तिल के तेल से इस सीजन में मसाज करनी चाहिए, जो कि वायु का नाश करने वाला है। मसाज बहुत ही ज़रूरी है। आप अन्य सीजन में अगर भूल भी जाएं, दूसरे ऋतुओं में भूल भी जाएं मसाज को, तो भूल जाएं, वो अच्छा है, लेकिन इस ऋतु में आप मसाज को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से रोगों से बचाने वाली, विशेषकर ठंडी से आपको बचाने वाली। आज के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि बहुत से बुजुर्ग या कहें कि जो इम्यूनिटी में कमज़ोर लोग हैं उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। तो इस चीज़ से ये आपको बचाने वाला है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला है, आपके शरीर में उष्णता या गर्मी लाने वाला है। मसाज के बाद आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद इसमें उद्वर्तन का विधान बताया गया, यानी उबटन वगैरह लगाने का, और धूप के सेवन का। इस समय धूप का सेवन बहुत ही अच्छा है। धूप अगर निकलती है तो उसका अवश्य सेवन करें, नहीं निकलती तो ऐसे स्थान पर रहें जो कि गर्म स्थान हो, क्योंकि महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि रुई इत्यादि के बने कपड़ों को पहनकर रहना चाहिए और ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ ठंडक वगैरह ना हो, गर्भगृह ऐसा हो जो कि उष्ण हो। जैसे कि आज के समय तो बिस्तर वगैरह भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो उन्हें भी वो ऐसा बताते हैं कि ऐसे कपड़ों से ढक के रखने चाहिए, गर्म कपड़ों से, जो कि वो जल्दी ठंडे ना हो। और तेज हवा के सेवन से आपको बचना चाहिए। जो सीधी हवा बाइक वाइक पे आपको लगती है या कहीं कि खुले में आप ऐसे ही हवा बहुत तेज़ चल रही है तो खड़े भी रहते हैं तो हवा बहुत तेज़ लगती है। कान को, नाक को और सिर को, ऐसी चीज़ों को तेज़ हवा से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि वायु का प्रकोप तुरंत कान के अंदर हो जाता है। वायु शीतल और रुक्ष हो तो कान के अंदर जाके सीधा ही आपको प्रभाव करने वाली होती है और वातवर्धक रोग करने वाली होती है। तो तेज़ हवा में चलें तो हेलमेट वगैरह लगा के चलें, कपड़ा वगैरह बांध के चलें, मुंह और नाक के ऊपर, सिर के ऊपर भी आप टोपी का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह आपको बीमार करने वाला होता है। अभ्यंग के बाद बात करें तो व्यायाम, एक्सरसाइज इस सीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस का महत्व आप इस तरह से समझ सकते हैं कि महर्षि चरक कहते हैं कि इस सीजन में विशेष करके हेमंत और शिशिर ऋतु में व्यायाम तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितना सामर्थ्य हमारा इसमें रहता है बाकी अन्य किसी ऋतुओं में नहीं रहता है। दूसरा, हम इतना भारी भरकम खाते हैं, तेल घी वगैरह, इस सीजन में भूख अच्छी होती है और सारा का सारा अंदर जाके फैट के रूप में भी स्टोर हो रहा होता है। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर वह कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाने की संभावना रखता है या कहें कि ब्लॉकेज वगैरह कर सकता है। हमें पसीना भी इस सीजन में नहीं आता है, तो इसलिए इस सीजन में पसीना निकालने के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि पसीना हमारे शरीर का एक प्रकार का मल माना जाता है। 3 प्रकार के मल होते हैं, हमारा स्टूल, यूरिन और स्वेट। तो स्टूल, यूरिन तो अच्छे से पास हो जाता है इस सीजन में, बट स्वेट रह जाता है, यानी कि पसीना, और बहुत देर तक अगर संचित किया जाए, बहुत महीनों तक, तो फिर हमें ये बीमारी करने वाला होता है। इसलिए जो भी आप भारी भरकम खा रहे हैं उसका अच्छा प्रयोग करना चाहते हैं, आपके शरीर में अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो अवश्य ही व्यायाम करें। इससे आपका पाचन अच्छा रहेगा, आप सर्दी से बचे रहेंगे, ठंडी से बचे रहेंगे, और दूसरी बात, आपके शरीर में जो ये फैट स्टोर हो रहा है वो नहीं होने वाला। फिर कटु तिक्त कषाय जो स्वाद हैं, यानी कि तीखा कड़वा कसैला स्वाद, या हल्के आहार जैसे चना वगैरह इत्यादि जो कि वात की वृद्धि करने वाले हैं, इन सब का सेवन इसमें वर्जित रखना चाहिए या इसमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो चना वगैरह का घी इत्यादि के सेवन करें, जो कि वायु को कम बढ़ाने वाला होता है या कहें कि उसको कंट्रोल करने वाला होता है। इसके अंदर एक और चीज़ बताते हैं कि जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, इसके अंदर संतान उत्पत्ति का बहुत ही उत्तम सीजन माना जाता है। तो इस समय आप मैथुन कर्म कर सकते हैं, परंतु वह भी यथाशक्ति। तो इसमें आपकी सेक्सुअल पावर बहुत अच्छी होती है और इस समय मैथुन कर्म का विधान बताया गया है अगर आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं। बाकी उष्ण सीजन के अंदर या गर्म सीजन के अंदर, कहें कि गर्मियों या वसंत ऋतु के अंदर मैथुन कर्म का उतना विधान नहीं है, उस समय से परहेज रखना चाहिए। इसमें भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि आपने अगर सुन लिया कि यह उचित है तो इस सीजन में आप अपनी क्षमता से अधिक जाएं, जो कि आपके धातुओं का नाश करने वाला है। तो इस प्रकार से शिशिर ऋतु को एंजॉय करें, अपने आहार विहार को परिवर्तित करें थोड़ा सा। बेसिकली कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है हेमंत ऋतु से, बस इसके अंदर सनिग्धता बहुत ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि रुक्ष सीजन शुरू हो जाता है। ठंडी से बच के रहना होता है, क्योंकि तेज हवाएं वगैरह चलने लगती है, शीत या पाला पड़ने लगता है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।